हेलो फ्रेंड्स, दिस इज CACS पुष्पम चौरसिया और दोस्तों आज आपके सामने लाया गया है MCQ प्रैक्टिस सेशन फॉर लॉजिकल रीजनिंग। सो दोस्तों ये जो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है वैसे तो ये आप लोगों ने एग्जाम पॉइंट से ऑलरेडी पढ़ लिया है, बट एग्जाम के जस्ट पहले हमें ये देखना है कि भैया छोटी छोटी बातें जो MCQ सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जिसका एक समर रिवीजन इस लेक्चर के थ्रू हम लोग कवर करेंगे। सो दोस्तों इस लेक्चर में कवर क्या होने वाला है समझ लीजिए। इस लेक्चर में कवर होने वाले हैं आपके कुछ MCQs। कुछ MCQs का मतलब होता है बेटा सैंपल MCQs। सर सैंपल MCQs से हमको क्या फायदा होगा? बेटा आपको फायदा ये होगा कि आपको हम बताएंगे कि हर एक MCQ को सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, ताकि एग्जाम में आने वाला कोई भी टाइप का MCQ आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? और तो और वो MCQ का ऑप्शन का आंसर A है कि B है, वो Q है, उसका कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए, कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज बच्चों के दिमाग में होती है, तो भैया उस कंसेप्ट के रिवीजन भी करना जरूरी है। तो इस MCQs के थ्रू हम लोग कंसेप्ट्स के रिवीजन करेंगे। तो ये जो आपके सामने कुछ सैंपल MCQs है ये कंसेप्ट्स को रिवाइज करने के हिसाब से रखे गए हैं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। दिस इज व्हाट आवर ऑब्जेक्ट इज। क्लियर है बच्चों? तो वैसे लॉजिकल रीजनिंग बहुत हार्ड पार्ट नहीं है, इजी है, बस खाली उसमें थोड़ा सा अपने को कॉमन सेंस भी डालना होता है, हल्की फुल्की सी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डालनी होती है। लेकिन यही हल्की फुल्की अंडरस्टैंडिंग आप MCQs में किस तरीके से अप्लाई करते हैं वही हमें इस लेक्चर में आज देखना है। क्लियर दोस्तों? तो चलो चलते हैं बच्चों, देखते हैं आपके पास में कुछ छोटे मोटे MCQs, राइट? चलिए ठीक है। लेकिन इस लेक्चर के दौरान अगर आपको ये MCQs में कुछ डाउट आता है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में उस अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और हम लोग उस डाउट्स को सॉल्व करेंगे। राइट बच्चों? चलिए ठीक है, आते हैं बेटा। सबसे पहले आपके पास में है MCQ नंबर 1। अब ये जो आज का आपका सबसे पहला MCQ है ये किस टॉपिक से डील करता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप सोचेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके आने वाले MCQs जो होते हैं उसके ऊपर टॉपिक लिखा नहीं होता है कि कौन से टॉपिक का MCQ है। लेकिन हाँ, जब आप लोग स्टडी मटेरियल से अपने नोट्स में से पढ़ रहे होते हैं तब उस पे तो आपको पता होता है कि भैया ये तो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो आपका दिमाग में पहले से होता है कि ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है या MCQ कौन से टाइप का है। बट एग्जाम में तो ऐसा नहीं होता, उसमें तो सब सीक्वेंस ऊपर नीचे होता है। तो बस ऐसे ही अब इस क्वेश्चंस में आपको जज करना है कि ये क्वेश्चन कौन से टाइप का है। क्लियर है बच्चों? तो देखो सबसे पहला वाला MCQ आपके सामने है 6, 17, 39 क्वेश्चन मार्क एंड देन 116। अब आप सोच लीजिए भाई कि ये जो आपके सामने क्वेश्चन है उसमें ये कौन से टाइप या कैटेगरी में बैठ रहा है। तो देखो भैया बीच में ही क्वेश्चन मार्क आ गया, इसका मतलब आप समझ गए कि दिस टाइप ऑफ MCQ बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ मिसिंग फिगर। मिसिंग फिगर का मतलब है कि आपकी ये सीक्वेंस और सीरीज जो होती है सीक्वेंस में, तो सीक्वेंसिंग में आपका बीच का एक फिगर गायब है, तो सीक्वेंस को फिल करेंगे। इस टाइप का MCQ ये वाला है। क्लियर है बच्चों? चलो ठीक है। तो अब आपके सामने 6, 17, 39 देन क्वेश्चन मार्क एंड देन 116 है। तो इसको हम लोग चलते हैं एनालिसिस करने के लिए। तो बेटा आपके पास में है 6, देन आपके पास में है 17, उसके बाद में आपके पास में है 39 और 39 के बाद में कौन सा आएगा वो हम नहीं जानते। हाँ, और उसके बाद में 116 वापस है। तो चलो भाई इसको हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं, जरा देखते हैं इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है। तो सबसे पहले तो इसको देखें तो ये कोई मल्टीप्लाई तो बैठता नहीं है। तो बच्चों को एग्जाम में इस टाइप का सोच रखना है कि यार ये तो कोई मल्टीप्लाई बैठता नहीं है। हाँ, लेकिन चलो इसमें प्लस करके देखते हैं। तो भैया मैं 6 में और 17 में दोनों में डिफरेंस निकालूं तो भैया कितना डिफरेंस है? तो आप देख सकते हैं बेटा यहां पे डिफरेंस है हमारे पास में 11, राइट? सेम वे अब हम लोग अगर सेकेंड पार्ट देखें 17 और 39 इन दोनों में कितना डिफरेंस है, तो भैया यहां पर अगर हम देखें तो हमें समझ में आएगा कि दैट इज 39 माइनस 17 अगर आप करते हैं तो इसमें डिफरेंस होता है 22 का। दिख रहा है बच्चों? तो भैया पहले दो नंबर्स में डिफरेंस 11 का है, फिर उसके बाद में सेकंड और थर्ड नंबर का डिफरेंस कितना है बेटा? 22 का है। तो भैया हमारे पास में दो नंबर के डिफरेंसेस तो आ गए।
अब हमारे पास में थर्ड और फोर्थ नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए। तो भैया पहला वाला 11 है, दूसरा वाला 22 है, तो तीसरा डिफरेंस इसी के हिसाब से अगर मैं 11 के टेबल का मल्टीपल रखूं तो चलो भाई मैं 33 ऐड करके देखता हूं, और फिर आपके पास में नेक्स्ट डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 44 का होना चाहिए। क्या ये सीरीज बैठ रही है क्या, चेक करें। तो भैया आपके पास में 39 प्लस 33 किया जाए तो भैया आपके पास में 39 प्लस 33 अगर आप देखते हैं तो दैट बिकम्स 72। तो अगला नंबर आपके पास में 72 आता है, और अगर आप 72 में प्लस और 11 का अगला मल्टीपल ऐड करते हैं जो कि 44 होगा, क्योंकि पहले 11 ऐड हुआ, फिर 22 ऐड हुआ, फिर 33 हमने ऐड किया, और अगर 44 ऐड करने के बाद अगर वो 116 आता है मतलब हमारा आंसर ये सही होगा। तो भैया आप लोग देख लीजिए यहां पर 72 प्लस 44 देख सकते हैं, इट बिकम्स 116, मतलब क्वेश्चन में आखिरी जो अगला सीरीज है 116 था। तो आपका ये सीक्वेंस में बीच में आने वाला आंसर होना चाहिए बेटा 72। तो आपका ऑप्शन होगा 72, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो भैया यहां पर हमारे पास में ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया बच्चों किस तरीके से आपको डील करना है, व्हाट शुड बी योर अप्रोच। तो भैया ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। हालांकि ऐसे कई क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आखिर आपको वैल्यू एडिशन क्या है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को या ऐसे टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं हम बच्चों, दैट मींस हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच, हमने सोचना क्या चाहिए। कई बार बच्चे ये सोच नहीं पाते अरे यार इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। तो भैया इसी तरीके से हमें देखना है कि हर क्वेश्चंस में हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द कंसेप्ट। तो ये क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट ये था कि बच्चों को सीक्वेंस और सीरीज समझ में आना चाहिए, मतलब उनको ट्रेंड निकालते आना चाहिए कि भैया नंबर्स की जो प्रोग्रेस हो रही है वो कैसे हो रही है। दिस लॉजिकल एनालिसिस इंस्टीट्यूट वांट्स टू हैव यू गाइस। क्लियर है बच्चों, चलो ठीक है। तो यहां पे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ओर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 8, 28, 116, 584 और अगला है क्वेश्चन मार्क। तो भैया अगला क्वेश्चन मार्क मतलब ये भी आपका मिसिंग फिगर, मतलब आपका ये सीक्वेंस वाला क्वेश्चन हुआ। तो चलो भाई इसे भी हम एनालिसिस करते हैं कि इसका क्या पर्टिकुलर डिफरेंसेस है, क्या होना चाहिए। तो भैया 8 और 28, तो आप देख सकते हैं बच्चों 8, देन उसके बाद है 28, देन आफ्टर दैट वी हैव 116, देन 584 और अगला है क्वेश्चन मार्क। इस टाइप का सीक्वेंस सीरीज आपको दिया गया है। तो चलो भाई हम लोग इसमें एनालिसिस निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं भैया 8 और 28 में क्या डिफरेंस है या उसका कोई मल्टीपल है, वॉटेवर। सेम वे हम लोग 28 और 116 का देखेंगे। इसी तरीके से अगला और फिर नेक्स्ट होना चाहिए, तो हमें हमारा आखिरी का आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, चलो देखते हैं सबसे पहले 8 और 28 का रिलेशन कुछ बनता है क्या। सो 8 और 28 अगर देखें तो 8 के टेबल में 28 तो आता नहीं है, ना ही कोई स्क्वायर का रिलेशनशिप दिख रहा है। तो भाई ऐसे केस में बच्चों ने क्या सोचना चाहिए। तो भाई अगर हम यहां पर देखते हैं तो चलो एक R&D कर लेते हैं। 8 इंटू 2 16 होता है, 8 इंटू 3 24 होता है। तो भैया यहां पर 8 इंटू 3 मतलब ये 24 हुआ, ठीक। और हमारा अगला नंबर तो 28 है, तो 8 इंटू 3 प्लस 4 तब जाके हमारे पास में 28 बन रहा है। क्या ऐसा ही रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे है क्या, चेक किया जाए। तो भाई हमारे पास में यहां पर 8 जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया। अब हमारे पास में जो अगला नंबर है भाई वो तो 28 है। 28 को देखते हैं हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो 28 इंटू 2 तो भैया वो तो 56 हो रहा है। 28 इंटू 3 तो भाई ये हो रहा है 84, और हमारा तो अगला नंबर है 116, तो 84 मतलब 3 से मल्टीप्लाई करके नहीं चलेगा। 28 इंटू 4 तो आपके पास में होता है बेटा 112, और हमारा अगला नंबर है 116। हाँ ऐसा कुछ जम रहा है,
28 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 4 किया जाए तो 116 आ रहा है। मतलब यहां पर आपने 28 को किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से, और प्लस 4 तो चल रहा है। इसका मतलब हमारे पास में इन दो कैलकुलेशन से एक पॉइंट सीक्वेंस का क्लियर हो गया है कि जो आपका नंबर होता है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एक बढ़ाकर और उसमें प्लस 4 करेंगे। जैसे कि पहले केस में हमने 28 को 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 कर दिया। दूसरे केस में हमने 28 को 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 कर दिया। अब अगले केस में इसी सीक्वेंस को अगर ध्यान में रखें तो ऐसा लगता है कि भैया यहां पर 116 को मल्टीप्लाई बाय मुझे एक बढ़ाकर करना होगा, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 करेंगे। चलो भैया कैलकुलेटर उठाया जाए, 116 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो हो गया हमारे पास में 580 प्लस 4 584। तो भैया हमारे पास में अगला नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि लास्ट नंबर अब कैसे आने वाला है। तो भैया लास्ट नंबर लाने के लिए हमें देखना होगा, दैट इज 584 मल्टीप्लाइड बाय 6 और प्लस 4 करना होगा। सो बच्चों 584 मल्टीप्लाइड बाय 6 होता है 3504 प्लस 4 किया जाए तो ये हो जाएगा बेटा 3508। तो भैया हमारे पास जो अगला हमारा नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 3508। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं ऑप्शन में हमारे पास एक कौन सा ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं बेटा हमारे पास में ऑप्शन डी में दिया गया है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होना चाहिए डी ऑप्शन। क्लियर है बच्चों? तो आई होप कि इस पॉइंट से आप लोग क्लियर हो चुके हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो भैया ध्यान में रखें, और मैथमेटिकली कैलकुलेशंस तो थोड़े आपके फास्ट होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वो कैलकुलेशन का ट्रेंड पता करना भी एक इंपॉर्टेंट टास्क है। सर ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, हाँ तो फिर हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो बच्चों आप लोगों को हार्ड इजी सारे टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हार्ड वाले क्वेश्चंस में भी हम लोगों ने क्या सोचना चाहिए आपको पता होना चाहिए। तो जस्ट वी आर कवरिंग द सैंपल क्वेश्चन, सम आर इजी सम आर हार्ड, सो यू नीड टू प्रैक्टिस एवरीथिंग and you need to first of all develop the approach how to enter such kind of questions, so that is very much important to you. clear है बच्चों? चलो ठीक है, चलते हैं आगे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारे पास में, इफ रमन इज रिटन एज 1 2 3 2 5 and Dinesh is written as 6 7 5 4 8 9, how Haman is written as? तो भैया हमारे पास में दो वर्ड्स दिए गए हैं और उनकी नंबर कोडिंग भी अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है बेटा? नंबर कोडिंग अवेलेबल है। अब क्योंकि ये दो वर्ड है उनके नंबर कोडिंग्स हमारे पास में अवेलेबल है, राइट? सो जो नंबर कोडिंग्स हमारे पास में अवेलेबल है इससे हमको थर्ड वाले वर्ड की कोडिंग करनी है। सो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ अ कोडिंग एंड डिकोडिंग। कौन से टाइप का क्वेश्चन हुआ बच्चों? ये कोडिंग और डिकोडिंग टाइप का क्वेश्चन होता है। तो आओ बच्चों कोडिंग और डिकोडिंग टाइप के क्वेश्चन से हम डील करते हैं। तो भैया H, सबसे पहले आपको बात करनी है कि भैया H का क्या कोडिंग है। सो भैया अगर H की अगर हम बात करते हैं, हमन बात कर रहे हैं यहां पर, तो H की अगर हम बात करें तो H का कोडिंग क्या होगा? तो देखो भैया रमन के अंदर H है क्या? जी नहीं। दिनेश के अंदर H है क्या? जी हाँ, आखिरी वाला H है। तो आखिरी वाला जो अल्फाबेट है वो H है, तो न्यूमरिक लास्ट वाला जो है वो कौन होगा? दैट इज 9। तो H की जगह पे हमारे पास में 9 आ गया। क्लियर है? दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। H की जगह पे 9, क्योंकि पहले दो वर्ड्स जो हमें कोडिंग करके दिए गए थे नंबर बेसिस पे, मतलब अल्फाबेट्स को नंबर्स में कन्वर्ट किया गया था। तो जो दो वर्ड है कौन कौन से? रमन और दिनेश, इसमें दोनों वर्ड में H जहां पर भी होगा वहां पर H को कौन सा नंबर असाइन किया गया था? भैया उसको 9 नंबर असाइन किया गया था, वो हमने लिख लिया। देन नेक्स्ट उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास में A। अब A कहां पर है? A आप देख सकते हैं दैट इज रमन के अंदर A है, जिसको आप देख सकते हैं कि असाइन किया गया है 2। तो भैया आप क्या करेंगे? A को असाइन करेंगे 2। देन नेक्स्ट M कहां पर है? M आप देख सकते हैं यहां पर रमन में है। वैसे देखा जाए तो आखिरी की पूरी स्पेलिंग ही सेम है, AMAN, यहां पर भी AMAN है। तो डायरेक्टली आप 3 2 5 पूरा उठा सकते हैं, दैट इज 3 2 5। तो आपका आंसर होना चाहिए 9 2 3 2 5। तो बेटा हमारे पास में ऑप्शन दिख सकता है 9 2 3 2 5।
वेयर इज इट, HAMAM, हमाम है बेटा, यहां पर लास्ट में हमन नहीं है, HAMAM है, तो लास्ट वाला जो है वो आपके पास में M के जगह पे यहां पर 3 आने वाला है। तो दोस्तों 92323, तो बेटा आपके पास में यहां पर ऑप्शन होना चाहिए दैट इज A। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज A। क्लियर है बच्चों? तो भैया ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास में ये ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी, एज सच कोई डिफरेंट नहीं था, कुछ 2 वर्ड दिए जाएंगे एग्जाम में, उनको न्यूमेरिकल कोडिंग्स की जाएंगी, थर्ड वाला वर्ड आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो भाई हम क्या करेंगे, जो भी अल्फाबेट्स हैं उनकी प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन कोडिंग नंबर्स को उठा के यहां रखेंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, भगवान करे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो भैया बल्ले बल्ले, मतलब बोनस मार्क होंगे हमारे लिए। बट ध्यान रखिए इसको, बड़े बच्चे लोग कोडिंग देख के छोड़ देते हैं, अरे कोडिंग कहां से करेंगे, इतना ईजी तो है और क्या चाहिए, राइट। चलो ठीक है, चलते हैं भैया हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये भी एक और कोडिंग के टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं बच्चों आप लोगों को पहले जमता है क्या। सो इफ क्लॉक इज कोडेड एज 34235, क्लॉक को कोडिंग किया गया है हमारे पास में 34325, और टाइम को कोडिंग किया गया है 8679। सो व्हाट विल बी द कोड फॉर मोटेल, तो भैया मोटेल का कोड क्या होगा, क्लियर है। तो चलो एम देखते हैं, पहले 2 वर्ड्स में एम कहां पर है, टाइम के अंदर एम है, एम थर्ड पे है, तो एम के लिए कोडिंग होंगी बेटा हमारे पास में 7, ठीक है। देन दूसरा है हमारे पास में ओ के लिए क्या कोडिंग दी गई है, तो क्लॉक में थर्ड वाला अल्फाबेट ओ है, तो भैया उसके लिए कोडिंग है 2, ठीक है भैया यहां पे रख लिया हमने। नेक्स्ट आता है टी, तो टी है टाइम के अंदर पहला वाला अल्फाबेट, उसके लिए है 8 वाला कोडिंग। देन ई है टाइम के अंदर लास्ट वाला, उसके लिए 9 की कोडिंग, और एल हमारे पास क्लॉक में है सेकंड वाला, उसके लिए कोडिंग है 4। तो 72894 ये हमारा ऑप्शन होना चाहिए। तो बच्चों आपके सामने आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? सो आपने देखा कितना इजी टाइप का क्वेश्चन होता है, एग्जाम में एक तरीके से ये बोनस होता है, बच्चों को इससे डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया बच्चों? चलो ठीक है बेटा, तो ये था आपके पास में आपका क्वेश्चन नंबर 4, राइट। चलो चलते हैं, नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास में सेम टाइप का ऐसा ही कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास में क्या दिया गया है। सो इन अ सर्टेन कोड रिपल इज रिटन एज सो एंड सो and life is written as so and so, so how is pillar written as? सेम है। जल्दी से पहला अल्फाबेट है हमारे पास P, चलो भाई P को ढूंढते हैं। P कहां पर है, रिपल के अंदर दिया गया है थर्ड, अब थर्ड है हमारे पास 3, तो भैया यहां पर 3 करेंगे। दूसरा है I, अब रिपल में भी I है, लाइफ में भी I है, रिपल में सेकेंड अल्फाबेट I है, तो हमारा सेकेंड वाला कोडिंग है 1। देन L, लाइफ में पहला वाला है अल्फाबेट L, तो उसका पहला कोडिंग वर्ड है 8, वापस एक बार 8 आएगा क्योंकि L 2 बार है। E हमारे पास लाइफ का आखिरी अल्फाबेट है, तो आखिरी वाला कोडेड वर्ड 2, और R हमारे पास रिपल का फर्स्ट अल्फाबेट है, तो यहां पर फर्स्ट कोड उठाना है 6, तो आपका पिलर का कोडिंग बन जाता है 318826। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, यहां देख सकते हैं 318826, दैट मीन्स योर ऑप्शन इज ए। गॉट इट? सो आई होप बच्चों कि आप लोगों को समझ में आया कि किस तरीके से हमने ये वाले कोडिंग डिकोडिंग को डील करना है, राइट। तो इसे अल्फा न्यूमरिक कोडिंग कहते हैं, मतलब आपके अल्फाबेट्स को न्यूमर्स में कन्वर्ट किया गया। एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि रिवर्स, आपको नंबर्स दिए गए हो और आपको अल्फाबेट्स की कोडिंग कन्वर्ट करनी है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब अभी तो आपके पास में अल्फाबेट्स को असाइन किया गया नंबर्स, कल जाके नंबर्स को असाइन करेंगे अल्फाबेट्स। और ध्यान रखिए कई बार कोडिंग में क्या होता है, आपको ABCD कौन से नंबर का इसके बेसिस पे भी याद रखना पड़ता है। हो सकता है हमारे पास में जैसे ABCD है, तो ABCD को मैं कोडिंग कर सकता हूं 1 2 3 4, क्योंकि अल्फाबेटिकली उनका वो नंबर है।
तो वो सीक्वेंस नंबर से भी कोडिंग कर सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ध्यान रखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग इस लेक्चर में सिर्फ हम लोग एमसीक्यू नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग आपको बता रहे हैं कि अल्टीमेटली किस टाइप के क्वेश्चन और आ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा आपको, ऐसा भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको अल्फाबेटिकल जो नंबर होता है, ए एक नंबर का, बी नंबर 2, सी नंबर 3, डी नंबर 4, इस टाइप की कोडिंग भी असाइन की जा सकती है। तो उस डायरेक्शन में भी अपना दिमाग ओपन रखिएगा, कि ऐसा ना हो कि आपके पास में आप सोच रहे हैं तो क्वेश्चन में दिया नहीं है। क्वेश्चन में क्यों नहीं दिया है? क्योंकि इसकी नेचुरल सीक्वेंस को फॉलो किया गया है। क्लियर है बच्चों? चलो ठीक है, तो ये था बेटा आपके पास में आपका क्वेश्चन नंबर 5। आते हैं आपके पास में अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ कि क्वेश्चन नंबर 6 कौन से कैटेगरी का है? इट इज ऑफ विच कैटेगरी? कौन सी कैटेगरी है भाई? एक तो आप देख सकते हैं 1, 4, 9, 16, 24, 25, 36। यहां पर कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं है, मतलब ये कोई सीक्वेंस का या मिसिंग फिगर का क्वेश्चन तो नहीं है। हाँ, लेकिन ये ऑड मैन आउट का क्वेश्चन लग रहा है कि आपको बहुत सारे लोग दिए गए, उसमें से कौन सा वो प्राणी है जो इस नेचर या इस एनवायरनमेंट में सुटेबल नहीं है। तो आपको कुछ नंबर की सीरीज दी गई है, उस सीरीज में वो कौन सा नंबर है जो उनके जैसा नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज एन ऑड मैन आउट। सिंपल। तो भैया यहां पर आप देखो कि सभी नंबर को एक टाइप के होंगे, बट एक ऐसा नंबर होगा जो उस टाइप का नहीं होगा, उसे आपको मार्क करना है। तो चल के देखते हैं कि सभी नंबर्स में सिमिलैरिटी क्या है और वो कौन सा नंबर है जो थोड़ा सा अलग है। ठीक है बच्चों, चलो आओ देखते हैं। तो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6 में 1, 1 तो 1 है, ठीक है। दूसरा है भाई हमारे पास में 4 को मैं कह सकता हूं 2 into 2, मतलब 2 का स्क्वायर कह सकता हूं। थर्ड है 9, हाँ ये 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये सब स्क्वायर वाले नंबर होंगे ऐसा लग रहा है। देखते हैं आगे है 16, जी बिल्कुल, दिस इज ऑल्सो एन स्क्वायर। देन 24, 24 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है भाई। 25, हाँ 5 का स्क्वायर है। 36, 6 का स्क्वायर है। सभी के सभी किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर है, बट 24 ऐसा वो नंबर है जो किसी का स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब 24 इज माय ऑड मैन आउट, वो इस कैटेगरी में नहीं बैठ सकता। तो भैया आपको वही आंसर को टिक करना होगा। सो भैया हमारे पास में 24 जो है that is not basically a square of any number like other numbers in the category। तो भैया आपको उस नंबर में से 24 को हटाना होगा। तो भैया हमारे पास में करेक्ट आंसर होना चाहिए बी, तो आपका 6 का आंसर हुआ है बी। क्लियर है बच्चों? सो गॉट इट हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऑड मैन आउट में सिमिलैरिटीज पहचानो, जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो नहीं करता उसे आपको निकाल देना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, ऐसा ही अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 3, 5, 7, 15, 17, 19। अब पहले तो सभी में सिमिलैरिटी ढूंढ लो। सबसे पहला है 3, अच्छा नंबर है। उसके बाद में 5, ये भी अच्छा नंबर है, सब अच्छे नंबर है। 7 भी है, 15 भी है, 17 में, 19 में। सर सबकी सब ऑड नंबर है। बिल्कुल, अगर कोई इवन नंबर होता तो हम उसे निकालते, बट सभी ऑड नंबर है। फिर सर इसमें अलग ऐसा कौन सा नंबर है? देखो भैया 3 किसी के टेबल में आता है क्या? 3 तो खुद ही के टेबल में आता है। हाँ तो ऑफ कोर्स वो तो खुद ही के टेबल में आएंगे। देन उसके बाद में 5 वो भी खुद ही के टेबल में आता है, उसके कोई फैक्टर्स नहीं है। 7 वो भी खुद के टेबल में आता है, उसके भी कोई फैक्टर्स नहीं होते बराबर। 15 खुद के टेबल में तो आता ही है, प्लस वो दूसरे के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, मतलब उसके फैक्टर्स है बच्चों, राइट। 17 उसके कोई फैक्टर्स नहीं होते और 19 उसके भी कोई फैक्टर नहीं होते। मतलब हमें इस क्वेश्चन में ये पता चला कि सभी की सभी नंबर ऐसे हैं जिनके कोई फैक्टर्स नहीं है बराबर। लेकिन 15 एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर्स है, जो डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि 15 इज ऑड मैन, वो इस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करता। वो इस कैटेगरी में क्यों बिलोंग नहीं करता? क्योंकि ऑफ कोर्स उसके फैक्टर्स है, बच्चे लोगों के फैक्टर्स नहीं है। तो भैया यहां पे इसको देख के समझ में आया कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास में आंसर ए होना चाहिए।
क्योंकि 15 वो ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर्स है, बाकी लोगों के तो है नहीं भाई। चल भाई तू ये ऑड मैन आउट, चल निकल बाहर। तो भैया यहां पर हमारे पास में आंसर होगा ए, दैट इज ऑड मैन आउट, यहां पर 15 रहा। क्लियर है गाइस? चलिए ठीक है, तो ये था बेटा आपके पास में आपका दैट इज ऑड मैन आउट वाले टाइप वाला क्वेश्चन। आई होप कि ऑड मैन आउट में किस तरीके से डील करना है आपको क्लियर हो चुका है, राइट? चलिए सर ऐसा कुछ भी हो सकता है, एनिमल्स ये वो, बेटा वो तो बड़े स्कूल लेवल पे ऑड मैन आउट आपसे पूछा जाता था, उतना बेसिक लेवल का ऑड मैन आउट आएगा जरूरी नहीं है। आ गया तो अच्छी बात है, क्योंकि वो भी ऑड मैन आउट मतलब सिलेबस में ही हुआ। बट जनरली ऑड मैन आउट वाले क्वेश्चंस में इंस्टीट्यूट आपको थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन देगा, मतलब एकदम भी बेसिक नहीं देगा जो स्कूल लेवल पे पूछा जाता था, थोड़ा सा अच्छे लेवल का, जिसका मतलब आप जिस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं उस लेवल को मैच होने वाला। क्लियर है गाइस? ज्यादातर आप एक्सपेक्ट करिए कि न्यूमर्स में ही आपको ऑड मैन आउट आ सकता है। क्लियर? चलो ठीक है बच्चों, चलते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। और क्वेश्चन नंबर 8 कौन सी कैटेगरी का है ये आप जज करके बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स नॉर्थ। तो पहले तो वो नॉर्थ में चला, इसका मतलब पहला सेंटेंस पढ़ के आपके दिमाग में क्लियर हो चुका है कि ये क्वेश्चन कौन से टाइप का है बच्चों। ये क्वेश्चन है आपके पास में डायरेक्शन टेस्ट। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? डायरेक्शन टेस्ट। क्लियर है? तो डायरेक्शन टेस्ट वाले क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। अब आपको देखना है, ए भाई साहब स्टार्ट करते हैं वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स नॉर्थ। तो आई होप कि आपको डायरेक्शन सब समझती है बराबर। आप इंडिया का मैप ध्यान में रख लो, आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं मतलब आप कश्मीर की तरफ जा रहे हैं, आप ईस्ट में जा रहे हैं मतलब भैया आप बंगाल की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट में मतलब आप मुंबई की तरफ जा रहे हैं, और साउथ में मतलब आप केरला की तरफ जा रहे हैं। समझ में आया? और इस डायरेक्शन के हिसाब से आपको आंखें बंद करके अपने इमेजिनेशन पावर को यूज करते हुए घूमना है, ठीक है? जैसे कि इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। तो भैया पहले ए स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ। तो भैया मैं नॉर्थ में पहले 5 किलोमीटर चला, तो नॉर्थ साइड में चले गए हम कश्मीर की तरफ, ठीक है? देन टर्न्स लेफ्ट। अब कश्मीर की तरफ मैं नॉर्थ में जा रहा था तो मैंने लेफ्ट मुड़ा। लेफ्ट मुड़ा मतलब किधर? मुंबई की तरफ, मतलब मेरा लेफ्ट, ठीक है? तो मैं मुंबई की तरफ मुड़ गया, मतलब जाहिर सी बात है अब मेरा मुंह कहां पर है? वेस्ट। नाउ माय फेस इज टुवर्ड्स वेस्ट, क्योंकि मैं पहले नॉर्थ की तरफ फेस था, मैं चलने के बाद लेफ्ट में मुड़ गया तो मैं कहां पर हो गया? वेस्ट की तरफ मेरा फेस है। अब वेस्ट में मैं जा रहा हूं 3 किलोमीटर आगे, ठीक है? देन अगेन टर्न्स लेफ्ट, वापस मैं लेफ्ट में मुड़ गया। तो भैया मैं वेस्ट में जा रहा था, मैं लेफ्ट में मुड़ गया, मतलब अब मैं कहां जा रहा हूं? अब मैं जा रहा हूं साउथ की तरफ, नीचे। समझ में आया? तो भैया मैं साउथ की तरफ चलने लगा। नेक्स्ट उसके बाद एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच ही इज गोइंग नाउ। तो अब बताओ मैं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूं? ऑफ कोर्स मैं साउथ की तरफ जा रहा हूं। वैसे भी देखो, आप नॉर्थ में जा रहे थे, आपने 2 बार लेफ्ट लिया, 2 बार लेफ्ट लिया तो आप पूरे उल्टी डायरेक्शन में आ गए, तो आप साउथ की तरफ हो गए। शॉर्टकट ये भी अप्लाई कर सकते हो बच्चों आप। क्लियर? तो बेटा आपका आंसर होना चाहिए दैट इज साउथ, बी ऑप्शन। क्लियर है? एकदम इजी है बच्चों। तो डायरेक्शन टेस्ट में आपको ऐसे ही इमेजिनेशन यूज करना है, बट आपको डायरेक्शंस पता होने चाहिए। किसी को अगर ज्योग्राफिकल डायरेक्शन नहीं समझते हैं बेटा, तो ऐसे क्वेश्चंस उनके लिए डिफिकल्ट होंगे, इसलिए आपको ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस को पहले तो आराम से अपने दिमाग में बैठा लेना होगा। उसके बिना ये डायरेक्शन टेस्ट वाले क्वेश्चन आपके कोई काम के नहीं, क्योंकि अगर आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन नहीं अगर पता, तो यार आप ये टाइप के क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर है बच्चों? चलो ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे और देखते हैं अगला डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाहता है। अ चाइल्ड वॉक्स 25 फीट टुवर्ड्स नॉर्थ। तो भैया एक छोटा बच्चा, प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा, ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा 25 फीट चला, कहां पे? टुवर्ड्स नॉर्थ। तो इस बार फिर आप कहां जा रहे हैं? कश्मीर की तरफ, नॉर्थ में। चलो भैया 25 फीट चलेंगे, ठीक है? तो आपका फेस कहां पर है? नॉर्थ में है, ठीक है? एंड वॉक्स देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 40 फीट। तो नॉर्थ में जाते जाते अगर आप लोगों ने राइट टर्न लिया तो भैया अब आपका कश्मीर की तरफ से राइट टर्न, मतलब आप समझ गए कि आप कहां जा रहे हैं। अब आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, बंगाल, क्योंकि आप नॉर्थ की तरफ जाते जाते इस बार आपने राइट टर्न लिया है। तो मतलब अब आपका फेस हो गया है ईस्ट की तरफ।
क्लियर, ठीक है। नाउ उसके बाद बोला गया है टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 45 फीट। अब मैं राइट के बाद में और एक राइट लूंगा तो इसका मतलब अब मैं नीचे साउथ की तरफ जाने लगा, मतलब मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा था, पहली बार राइट लिया और एक बार राइट लिया तो 2 बार राइट हो गया ना, तो इसका मतलब मैं कहां जा रहा हूं, अब मैं साउथ की तरफ जा रहा हूं बच्चों। क्लियर है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में आएगा ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 फीट। तो भैया वापस वो लेफ्ट की तरफ मुड़ा, तो आप इमेजिन करो आप साउथ की तरफ जा रहे हो और आप वहां से लेफ्ट, तो इस बार वापस आप कहां पे आ गए, ईस्ट की तरफ फेस हो गया, ठीक है। देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 20 फीट, तो वापस नॉर्थ की तरफ आ गए, मतलब घूम फिर के वही नॉर्थ की तरफ आ गए, ठीक है। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स अनदर 20 फीट, तो अब लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे, देन इट बिकम्स वेस्ट। तो बताइए कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये वेस्ट आंसर होना चाहिए। सर ये क्वेश्चन को वापस ठीक है, आपकी हेल्प के लिए, अगर कुछ बच्चों का इमेजिनेशन नहीं बैठा तो मैं इसके लिए एक बार आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूं, ठीक है। पहले बोला गया है कि वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये लो भैया आपके लिए छोटी सी डायग्राम, ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट से हम लोग पहले नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, चले, ठीक है। फिर क्वेश्चन कहता है टर्न्स राइट एंड अगेन टर्न्स राइट, तो 2 बार राइट में मुड़ा, ठीक है। तो ये यहां से हम लोग जाते जाते राइट में मुड़े, फिर जाते जाते और एक बार राइट में मुड़े, समझ में आया बच्चों आपको। तो हमारे पास में पहले हम नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, फिर हम राइट में मुड़े, फिर वापस राइट में मुड़े, तो मतलब हम साउथ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन कहता है ही टर्न्स लेफ्ट एंड ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, अब मैं 2 बार लेफ्ट लूंगा, तो भैया मैं यहां से आ रहा हूं, तो मैं मेरा लेफ्ट नहीं, चलने वाले का लेफ्ट, ठीक है। तो भैया यहां से हमने लेफ्ट लिया, चल रहे थे और एक बार लेफ्ट लिया, यहां पे जाने लगे, मतलब आप वापस से कहां जा रहे हो बच्चों, वापस से अब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, नॉर्थ की तरफ, क्लियर, ठीक है। फिर बोला गया है फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट, तो अब जाते जाते अब मैंने राइट का टर्न ले लिया है, क्या बोला है बेटा हमारे पास में, दैट इज फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, नॉट राइट, लेफ्ट बोला हुआ है। तो बताइए अब मैं लेफ्ट में टर्न लेने वाला हूं, तो भैया मैंने लेफ्ट की तरफ टर्न ले लिया। अब बताइए मैं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो भैया यहां तो वेस्ट डायरेक्शन होती है, तो मैं जा रहा हूं वेस्ट डायरेक्शन की ओर, तो भैया मेरा आंसर होना चाहिए दैट इज वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बच्चों। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आपको दिमाग में बिना कुछ लिखे, लिखना तो वैसे भी नहीं है, बिना कुछ लिखे हमें दिमाग में इसका लॉजिकल सीक्वेंस बनाना होगा कि हाँ भाई मैं नॉर्थ में से मैं राइट, फिर लेफ्ट, इस तरीके से आपको अपना प्लानिंग या थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है। सर ये तो हार्ड है, तो बेटा वो एक क्वेश्चन में तो आएगा नहीं, है ना, हार्ड ऐसा नहीं है, लॉजिकल डेवलपमेंट जो होना है वो आपको ऐसे कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ऐसे सोचना होगा, देन इट बिकम्स अ हैबिट, और फिर एग्जाम में वो बड़ा आसान हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आया किस तरीके से करना है, राइट। चलिए ठीक है, तो ये था बेटा आपके सामने आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन नंबर 10। तो वापस से एक बार थॉट प्रोसेस, दिमाग शक्ति चालू करेंगे आपकी। क्वेश्चन नंबर 10 सेज अ टूरिस्ट ड्राइव्स 10 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। अब ध्यान रखो इस बार हम कहां जा रहे हैं, मुंबई की ओर जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ, ठीक है। एंड टर्न्स टू लेफ्ट, अब मैं वेस्ट मुंबई की तरफ जा रहा था और मैंने लेफ्ट ले लिया, तो लेफ्ट ले लिया मतलब मैंने साउथ की तरफ अपना मोड़ लिया, तो भैया मैं साउथ की तरफ जाने लगा। क्लियर है बच्चों। तो नाउ माय डायरेक्शन इज टुवर्ड्स साउथ, फिलहाल तो मैंने लेफ्ट लिया है, पहला डायरेक्शन मेरा साउथ की तरफ हो चुका है, वेस्ट में था साउथ की तरफ चला गया, ठीक है। एंड टेक्स अ ड्राइव ऑफ अनदर 4 किलोमीटर, ठीक है, तो मैं साउथ की तरफ 4 किलोमीटर चला। ही देन ड्राइव्स टुवर्ड्स ईस्ट अनदर 4 किलोमीटर, अब यहां से साउथ में से मैं ईस्ट की तरफ मुड़ गया, यहां तो इन्होंने ये भी नहीं बोला लेफ्ट और राइट, सीधा डायरेक्शन बोल दिया कि अब मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूं, तो ठीक है भैया वेरी गुड, यहां तो क्लियर हो गया कि मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। एंड देन टर्न्स टू हिज राइट एंड ड्राइव्स 5 किलोमीटर, अब आप इमेजिन करो कि आप ईस्ट बंगाल की तरफ जा रहे हैं, वहां से आपने राइट लिया, ओहो राइट लिया मतलब आप समझ गए कि आपने वापस साउथ की तरफ मुंह मोड़ लिया अपना, ठीक है। तो अब आप साउथ की तरफ जा रहे हो बच्चों। आफ्टरवर्ड्स ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड ड्राइव्स 6 किलोमीटर,
तो भैया अब आप पहले तो साउथ की तरफ जा रहे थे, साउथ की तरफ जाते जाते आपने लेफ्ट की मोड़ी कर ली, मतलब आप जाहिर सी बात है वापस ईस्ट की तरफ आ गए। एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसके लिए आप स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है ये आपको बताना है। क्लियर है बच्चों? तो भैया आप तो वैसे भी ईस्ट की तरफ जा रहे हैं अभी, क्लियर, जहां से आपने शुरू किए से उसके कंपैरिजन में आप ईस्ट के डायरेक्शन में, ये बात तो क्लियर है। चलो ठीक है, अपन एक काम करते हैं, इसको नहीं क्या बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसके डायरेक्शन बना लेते हैं और किलोमीटर टू किलोमीटर डिस्कस करेंगे। तो भैया हमारे पास में टूरिस्ट ने पहले 10 किलोमीटर वेस्ट में ट्रैवल किया, ठीक है, तो समझ के चलो भैया ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। वेस्ट में अगर हम गए तो इसको हम 10 किलोमीटर का माप लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर बोला गया है टर्न्स टू लेफ्ट एंड ड्राइव्स 4 किलोमीटर, तो भैया वो यहां से लेफ्ट में टर्न किया और वो 4 किलोमीटर चला, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद बोला गया है ही देन ड्राइव्स टुवर्ड्स ईस्ट अनदर 4 किलोमीटर, तो वो ईस्ट की तरफ यहां पर 4 किलोमीटर और चल लिया, ठीक है भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट फिर हमें बोला गया है एंड देन टर्न्स टू हिज राइट एंड ड्राइव्स 5 किलोमीटर, अब वो राइट की तरफ गया, तो यहां से राइट कहां पर होगा, यहां से राइट यहां पर होगा भैया, 5 किलोमीटर वो चला है, क्लियर है, ठीक है। तो पहले 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, देन 4 किलोमीटर साउथ की तरफ, देन 4 किलोमीटर ईस्ट, अब वापस साउथ की तरफ जाने लगा 5 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट फिर बोला गया है आफ्टरवर्ड्स ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब वो लेफ्ट में टर्न लेगा एंड ट्रेवल्स 6 किलोमीटर, तो भैया यहां पर वो जा रहा था, अब वो लेफ्ट में टर्न लेगा, तो भैया लेफ्ट में टर्न लेगा वो 6 किलोमीटर आएगा, तो यहां पे आ गया वो 6 किलोमीटर चल के, अब वो यहां पर खड़ा है, क्लियर है बच्चों। अब ये यहां पर खड़ा है तो पूछा क्या गया है क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है, तो भैया ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट से ये कौन सी डायरेक्शन हुई बच्चों, स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम देखें तो भैया ये डायरेक्शन होती है साउथ की तरफ। कौन सी डायरेक्शन होती है बेटा, साउथ की तरफ। तो भैया जहां से उसने वो स्टार्ट किया था वहां से वो साउथ की तरफ चला गया, तो भैया आपका आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज साउथ की तरफ उसका। अभी क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा चेंज आया है, पहले तो मैं साउथ मार्क कर दूं फिर इसके ऊपर डिस्कस करता हूं। तो भैया यहां पे आंसर होना चाहिए साउथ, दैट इज डी। अब मैं क्वेश्चन में आपको डिफरेंस समझाता हूं। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन में आपको ये नहीं पूछा गया है कि इन विच डायरेक्शन यूर फेस इज, जैसा कि जो पहले दो क्वेश्चन में था। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जहां से तुमने शुरुआत की थी वहां से अभी जहां तुम खत्म कर रहे हो कौन सी डायरेक्शन है। तो भैया आपका फेस कौन सी डायरेक्शन में है वो सवाल नहीं पूछा गया, ये यूनिक क्वेश्चन है। सर हमको इसको स्टार मार्क करना है, बिल्कुल करो, और इस एक्सप्लेनेशन को लगे तो आप बार बार देखो। क्लियर है बच्चों? क्यों बार बार देखो? क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूं, ये पहले जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 थे उन दोनों में पूछा गया था कि भैया आप जाते जाते आखिर में आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट वाज द फाइनल क्वेश्चन। बट इन क्वेश्चन नंबर 10 योर फाइनल क्वेश्चन इज कि आप स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में पहुंच गए। समझ में आया? सो भैया आपके पास में दोनों टाइप के क्वेश्चन अलग अलग है तो कैटेगरी सेम, डायरेक्शन टेस्ट, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा घूम चुका है, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोगों को कवर करना था। समझ में आया बच्चों किस टाइप का क्वेश्चन है ये? आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो इसको स्टार मार्क है, क्वेश्चन नंबर 10 को लगे तो आप वापस से रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलो ठीक है, इसीलिए स्टार्टिंग पॉइंट से मैं साउथ की तरफ हूं, ये बात क्लियर हो चुकी है। डन, चलिए चलते हैं आगे। अब हम चलेंगे दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में, और क्वेश्चन नंबर 11 में एक बार फिर हम लोगों को हमारा लॉजिकल डेवलपमेंट डायरेक्शन का यूज करना है कि हम लोग दिमाग में दौड़ाएंगे अपने आप को कि भाई हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेफ्ट है, राइट है, व्हाटएवर, राइट। चलो आओ चलते हैं बेटा, हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स सी, इफ अ पर्सन मूव्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो भैया हमारे पास में एक पर्सन कहां जा रहा है, वेस्ट की तरफ। तो अपने दिमाग में आ जाओ, हाँ भैया मुंबई की तरफ जा रहे हैं वेस्ट में, ठीक है। देन टर्न्स राइट एंड मूव्स 3 किलोमीटर, अब वो राइट की तरफ मुड़ के 3 किलोमीटर चलने लगा। तो अब आप वेस्ट जा रहे थे, अब वेस्ट जाते जाते आप राइट में मुड़ जाओ
ओहो, तो अब हम कहां चले गए? नॉर्थ की तरफ। अब हम कश्मीर की तरफ जाने लगे क्योंकि अब हमने राइट टर्न लिया है। ठीक है, मुंबई की तरफ जाते जाते हमने राइट टर्न लिया, तो अब हम कश्मीर की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम नॉर्थ में जा रहे हैं अब। ठीक है, एंड देन टर्न्स राइट, हमने वापस एक बार राइट लिया। अब हम कश्मीर की तरफ जा रहे थे, हमने और एक बार राइट लिया, तो अब हम बंगाल की तरफ, मतलब हम ईस्ट में मुड़ चुके हैं। मैं वेस्ट में जा रहा था, 2 बार राइट लिया है, तो ऑफ कोर्स मैं अब ईस्ट की तरफ जाने लगा। सिंपल, क्लियर। ठीक है, यू टर्न हो गया। 2 बार राइट लेना मतलब यू टर्न हो जाता है एक तरीके से, या 2 बार लेफ्ट लेना को भी यू टर्न कहते हैं। तो मैं वेस्ट की तरफ जा रहा था, 2 बार राइट लिया तो यू टर्न हो गया, मैं ईस्ट की तरफ जाने लगा। ठीक है, विच इज द डायरेक्शन इन विच ही इज मूविंग नाउ। तब बताओ मैं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूं? तो वेस्ट जा रहा था, 2 बार राइट लेने से अब मैं ईस्ट की तरफ जाने लगा। तो मेरा आंसर होना चाहिए दोस्तों ए, दैट इज ईस्ट। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए भाई, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं। 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट मारो, खेल खत्म। समझ में आया? तो ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास में 11, एक इजी टाइप का क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों डायरेक्शन में हार्ड वाला किस टाइप का होता है वो हमने देख लिया, राइट। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलेंगे अब हम लोग अगले कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस को समझने। और अगले कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास में द क्वेश्चंस ऑफ अरेंजमेंट्स। कौन से टाइप के क्वेश्चन है बेटा? द क्वेश्चंस ऑफ अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स वाले क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। अभी अरेंजमेंट्स का मतलब कि भैया कौन सी चीज कहां पर रखी जाएंगी। तो कुछ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको दिए जाएंगे, ABCDE 1 2 3 4 या कोई भी नाम, काल्पनिक नाम आपको दिए जाएंगे और बताया जाएगा कि भैया इनको अरेंज कैसे करना है। तो बस वो आपको हिंट्स देंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स देंगे, उन पॉइंट्स को यूज करके हमें इन्हें अरेंज करना होगा। तो भैया अरेंजमेंट करने वाले क्वेश्चंस आपको अब पूछे जाएंगे, जिसमें फाइनल क्वेश्चन ये होगा कि बताओ आखिरी में कौन बैठा है, पहले कौन बैठा है, सो एंड सो। क्लियर? चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी आ जाएंगी। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन नंबर 12 में आपको देखने मिलेगा देयर आर 5 डिफरेंट हाउसेस। 5 घर है। कितने घर है बेटा? 5, जिनका नाम है ABCDE। बोला गया है A to E इन अ रो। देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो घर या कोई भी ऑब्जेक्ट्स रो में है या सर्कल में है, रो में है या सर्कल में है। तो यहां पे रो बोला है, और अगर एग्जाम में कुछ ना बोला जाए तो हम रो ही मानेंगे। ठीक है, तो रो फॉर्मेट में अरेंज करना है सीधी लाइन में। 5 घर है ABCD, तो लेकिन जरूरी नहीं है कि सब सीक्वेंस में आएंगे। कैसे होंगे एक एक पॉइंट देखते हैं उनका। A is to the right of B and E is to the left of C। अब सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि बच्चे सोचते कि इनका लेफ्ट कि हमारा लेफ्ट, इनका राइट कि हमारा राइट। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं एक पॉइंट, जरा ध्यान से कंसेप्ट समझ लो। अरेंजमेंट्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी डायरेक्शन और इन लोगों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। उफ उफ उफ, मतलब क्या? मतलब ऐसा कि जो अरेंजमेंट करना है, समझ लो भैया 5 लोग हैं तो ये 5 चेयर्स रख दो। मान लो कि भैया ये 5 चेयर्स है, बराबर। और आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट, तो आप स्टूडेंट बन के यहां पर चेयर्स के पीछे बैठे हैं। क्लियर है? तो आपके सामने 5 चेयर्स है और आप चेयर्स के पीछे खड़े हो, सामने नहीं। ठीक है, तो देखो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। एज ए स्टूडेंट ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, आपका राइट हैंड साइड है, और आपके सामने जो चेयर्स रखी हुई है, ये चेयर्स भी लेफ्ट और राइट इसी तरीके से डिनोट की जाएंगी, बराबर। तो समझ लो अगर लेफ्ट राइट अगर हम बात करेंगे तो भैया चेयर्स में कौन किसके लेफ्ट राइट बैठेगा वैसी बात करेंगे। ठीक है, मतलब आपका लेफ्ट क्वेश्चन का लेफ्ट, आपका राइट क्वेश्चन का राइट, बस ये मान के चलना है। समझ में आया? आपकी डायरेक्शन और ये जो ऑब्जेक्ट्स है इनकी डायरेक्शन सेम रहेंगी, वरना आप सोचोगे कि मेरा लेफ्ट मतलब इनका राइट। इस पॉइंट पे कंफ्यूज नहीं होना है। आपका लेफ्ट उनका राइट आपका लेफ्ट, ऐसे कंफ्यूजन नहीं करना है बेटा आपको। समझ में आया? चलो ठीक है, तो आपके पास में अरेंजमेंट्स की जाती है। अब सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है A is to the right of B, मतलब जो B भाई साहब है
उसके राइट साइड में ए बैठेगा, बराबर। एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, और सी भाई साहब जो है उसके लेफ्ट में ई बैठेगा। अभी तक के तो समझ में नहीं आएगी पहले किसको बैठाना है, खाली बी के राइट में ए बैठेगा और सी के लेफ्ट में ई बैठेगा, ठीक है। बी इज टू द राइट ऑफ डी, ये पता चला भाई कि बी भाई साहब जो है वो डी के राइट में बैठेंगे, ठीक है। सो विच ऑफ द हाउसेस इज इन द मिडल, तो बताओ 5 में से कौन सा हाउस मिडल में है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच विचार करने वाला क्वेश्चन है। तो भैया यहां पर आप देख लो कि ए जो है वो कहां पर बैठेगा, बी के राइट में। तो भैया मैं काल्पनिक तौर पे पहले बी को रखता हूं, ठीक है, और बी के राइट में ए बैठेगा। तो बी के राइट में मैं ए को फिलहाल बैठा दिया, ठीक है, पेयर बन गई इन दोनों की। फिर बी से जुड़ता, चेन बिल्ड करो, ए और बी बैठ गए। अब ए या बी से जुड़ा हुआ कोई पॉइंट है क्या, देखो। तो भैया यहां तो ई और सी वाला है, उसको इग्नोर करेंगे, बराबर। तो यहां बोला हुआ है ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड राइट ऑफ ए, वाह वेरी गुड, बराबर। और यहां बी से भी जुड़ता हुआ पॉइंट है, ठीक है। तो चलो देखते हैं पहले बी से जुड़ता हुआ पॉइंट। बी इज टू द राइट ऑफ डी, बी भाई साहब जो है वो डी के राइट में है। अच्छा, बी भाई साहब जो है वो डी के राइट में, वैसे भी बी के बाजू में एक ही जगह खाली है ना, दूसरी तरफ तो ए भाई साहब आ चुके हैं। तो भैया यहां पर आना चाहिए डी, क्योंकि बी भाई साहब जो है वो डी के राइट में है। देखो भैया डी के राइट में बी आ गया क्या, बिल्कुल आ गया, क्लियर। तो भैया डी भाई साहब बी के राइट में बी भाई साहब जो है वो डी के राइट में आ चुके हैं, क्लियर। तो आपके पास में जो जो कंडीशंस पूरी हो गई है उसको मैं येलो मार्क करते जा रहा हूं, ठीक है। तो पहले बोला गया था कि ए इज टू द राइट ऑफ बी, ये हो चुका है। उसके बाद बोला गया है बी इज टू द राइट ऑफ डी, ये भी हो चुका है, बराबर। अब देखो यहां से हम लोग लिंक बनाएंगे सी को, सी बोला यहां पर बोला, सॉरी ई को बनाएंगे, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में बैठा है ई एंड द राइट ऑफ ए, मतलब ई भाई साहब जो है वो ए के राइट में है। तो भैया आपके पास में ए के राइट में ई भाई साहब है एंड द लेफ्ट ऑफ सी, इस टाइप से बोला गया है। क्या बोला गया है बेटा, ये जो ई भाई साहब है टू द राइट ऑफ ए एंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, मतलब ए और सी के बीच में बैठा पड़ा है, क्लियर। तो भैया आपके पास में ये पांचों हाउस की अरेंजमेंट हो गई। सवाल क्या था, सवाल ये था कि विच हाउस इज इन द मिडल, बीच में कौन सा हाउस है। तो भैया बीच में हमारे पास में जो हाउस है वो है ए, तो बेटा हमारा आंसर होना चाहिए ए, क्लियर है बच्चों। क्या सीखे इससे आप, इससे ये सीखे कि भैया यहां पे जो क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए जाते हैं उसमें चेन बिल्डिंग करनी होती है। क्या करनी होती है, चेन बिल्डिंग। क्योंकि कोई भी जो पहला ऑब्जेक्ट दिया जाता है दो का, उसको रख दो, बस उन दो से जुड़े हुए इंफॉर्मेशन को लो। क्वेश्चन में जानबूझ के सीक्वेंस अलग होती है, पहले आपको ए और बी की इंफॉर्मेशन दिए, फिर ए बी की ना देते हुए बीच में कोई और इंफॉर्मेशन, फिर वापस से ए और बी से जुड़ती हुई इंफॉर्मेशन। लेकिन आप तो समझदार हैं, आप चेन बिल्डिंग खेलेंगे। चेन बिल्डिंग का मतलब है कि भैया पहले बोला गया था हमारे पास में ए जो है वो बी के राइट में है, ठीक है, तो हमने पहले ए और बी को रखा। अब ए और बी के आजू बाजू में कौन रहेगा, पहले वो ढूंढो, है ना। क्वेश्चन में जो सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन दी है वो हमें फॉलो नहीं करना है, हमें ए और बी हमने रख दिया, ए और बी के आजू बाजू कौन बैठेगा वो इंफॉर्मेशन ढूंढो और रखते जाओ, गॉट इट। लेकिन ये सिंपल इसलिए लग रहा है क्योंकि ये तरीके से हम फॉलो करेंगे। कोई भी एक पॉइंट को रखो और उसके आजू बाजू वाली चेन को डेवलप करते जाओ। क्वेश्चन में जो सीक्वेंस दिया है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे तो सॉल्व नहीं होगा ना फिर क्वेश्चन मेकर, इसलिए तो ऊपर नीचे का सीक्वेंस देगा बच्चों आपको, क्लियर है गाइस। तो बेटा ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12 अरेंजमेंट। सर इसको स्टार मार्क करो, बिल्कुल सर ये करके बहुत मजा आया क्योंकि हमको समझ में आया कि अरेंजमेंट ऐसे भी सोचा जाता है उसमें, बिल्कुल बेटा। सर हम और प्रैक्टिस करेंगे, क्यों नहीं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। अब 13 में भी सीक्वेंसिंग आपको ऊपर नीचे दी जाएंगी, ठीक है। चलो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाहता है। 6 children A B C D E and F are standing in a row। तो भैया ये सब एक लाइन में खड़े हैं, हाँ ध्यान रखो। B is between F and D। अब भैया ये तो पता चल गया कि F भाई साहब और D भाई साहब है, उन दोनों के बीच में B है, लेकिन आगे कौन है पीछे कौन है वो नहीं पता, ठीक है।
E इज बिटवीन A एंड C, तो ऐसे ही हमें बता दिया गया कि E भाई साहब A और C के बीच में है, ठीक है। A डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू आइदर F और D। A भाई साहब जो है वो किसी के आजू बाजू खड़े नहीं है, मतलब आजू बाजू इन द सेंस F और D दोनों में से किसी के भी आजू बाजू नहीं खड़े हैं, बराबर। C does not stands next to D. F is between which of the following pairs of children? वाह, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी स्टार मार्क करना चाहिए। सर इसको हम कैसे करें, इसको आप पहले इंफॉर्मेशन को रखते जाओ, ठीक है। चलो एक एक करके हम इंफॉर्मेशन को रखेंगे बेटा इसमें, ठीक है। तो भैया आपके पास में यहां पर सबसे पहले तो बोला गया है B इज बिटवीन F एंड D, तो पहले इन तीनों की पेयर बना लो। समझ लो कि F जो है हमारे पास में बीच में B आएगा और ये D है, ये तीनों की पेयर है। अब ये जरूरी नहीं है कि F पहले होगा, D भी पहले हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमने ये तीन लोगों को ऐसे पेयर बना के रख दिया, पेयर मतलब ग्रुप बना के रख दिया, ठीक है। नाउ E इज बिटवीन A एंड C, तो भैया A और C है, उसके बीच में E है, ये भी एक ग्रुप बन गया। तो भैया तीन तीन के दो ग्रुप बन चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब एक ग्रुप को फिट कैसे किया जाए, देखो भैया मजा। A डज नॉट स्टैंड, A जो है डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू आइदर F और D। A भाई साहब जो है वो F और D दोनों के आजू बाजू नहीं है, मतलब वो यहां से भी नहीं आएगा, यहां से भी नहीं आएगा, मतलब आप समझ गए कि कोई तो एक कॉर्नर पे A बैठा है, कोई तो एक कॉर्नर पे A है, क्योंकि A भाई साहब जो है हमारे पास में वो किसी के बीच में आने वाले नहीं है, मतलब किसी के B और इसके D और F और D के आजू बाजू नहीं आएंगे। तो भैया मैं यहां पर अगर एक आपको अलग से बताऊं, तो अगर हमारे पास में ये 6 जगह है, ठीक है, इन अ रो, तो यहां पर हमें ये बात तो पता है ना कि A और D जो है उनके बीच में हमारे पास में E है, और दूसरा हमारे पास में F, A और D नहीं है, दैट इज F और D है, उसके बीच में B है, ठीक है। सो यहां पर F और D है, उसके बीच में B है, ये बताया गया है, बराबर। और उसके बाद में हमारे पास में इस टाइप के दो ग्रुप्स बने हुए हैं। अब मुझे बताओ A कहां पे बैठेगा। एक तो यहां पर हमारे पास में अगर ये तीन लोग हैं तो यहां पे हो सकता है AEC, या तो यहां पे हो सकता है AEC। A जो है वो किसी के आजू बाजू नहीं बैठे, मतलब वो किसके आजू बाजू नहीं बैठेगा, F और D के आजू बाजू नहीं है। तो भाई अगर तू F और D के आजू बाजू है नहीं, C और B के आजू बाजू तो हो नहीं सकता, मतलब A कॉर्नर में है, ये बात पक्की है। A कहां पर है, A भाई साहब कॉर्नर में है, ये बात पक्की है। और अगर A कॉर्नर में है तो उनका सीक्वेंस ग्रुप साथ में बैठेगा, A E C इस तरीके से बैठेगा, या तो फिर वो राइट हैंड साइड का कॉर्नर भी हो सकता है। दिस इज अगेन अ सेकंड ऑप्शन कि A यहां पर बैठा है, E और C ऐसा होगा, ये दो में से एक ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि A के आजू बाजू F नहीं आ सकता, D नहीं आ सकता, और C तो वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि C दूर है। तो इसका मतलब एक तो पक्की बात है कि A कॉर्नर पे है, अब वो ये वाले कॉर्नर पे है कि वो वाले कॉर्नर पे है वो नहीं पता, अब दोनों ऑप्शन हमने रख दिए, ठीक है। हाँ, लेकिन जो भी कॉर्नर पे बैठेगा E बीच में है और उसके बाजू में C है। इस इंफॉर्मेशन में दो पैरेलल ऑप्शन हमारे चल रहे हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ते हुए समझ में आएगा कि दोनों में से कौन सा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो हमारे पास ये पहली बात क्लियर हो चुकी है, जिसको मैं येलो मार्क कर दूं। B इज बिटवीन F एंड D, ठीक है, ये हमने रख दिया। E इज बिटवीन A एंड C, ये भी रख दिया। A डज नॉट सिट और स्टैंड नेक्स्ट आइदर टू F एंड D, दोनों के आजू बाजू नहीं, ये भी पता चल गया। अब अगला पॉइंट क्या है, C डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू D। C भाई साहब जो है वो D के बाजू में नहीं आना चाहते। C भाई साहब कहते हैं यार D तू बड़ा छेड़ता है यार, तू मेरे पास मत आ प्लीज, तो इसलिए C भाई साहब के बाजू में D नहीं आएगा। अब C भाई साहब के बाजू में अगर D नहीं आएगा, C भाई साहब के बाजू में D नहीं आएगा तो भैया B तो वैसे भी नहीं आ सकता, तो आना किसे पड़ेगा, F को। तो भैया यहां F आएगा, और F अगर यहां आ गया तो ग्रुप के हिसाब से B D ऐसा होगा, या तो फिर अगर F यहां आ गया तो B D ऐसा होगा। दो में से एक पॉसिबल टाइप का सीक्वेंस बनेगा। क्लियर। द नेक्स्ट,
सी डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू डी, ये तो पॉइंट हो गया। सो एफ इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ चिल्ड्रन, तो एफ के आजू बाजू कौन है ये बताया जाए। तो भैया एफ जो है वो ये रहा, ये रहा। एफ के आजू बाजू में कौन है चाहे पहला ऑप्शन ले लो बी और सी, चाहे दूसरा ऑप्शन ले लो बी और सी। एफ के आजू बाजू में बी और सी आएगा, ये बात तय रही, इसीलिए आपका आंसर होना चाहिए बच्चों बी एंड सी। क्लियर है? तो आपका आंसर है बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन बी पे आप लोग मोहर लगाएंगे। क्लियर है गाइस? अच्छा क्वेश्चन था, इसमें पहली सुलझाव वाला काम है, लेकिन अरेंजमेंट एकदम बढ़िया तरीके से ध्यान रखें। उन्होंने बोला कि 3-3 के 2 पेयर है, हमने वो पेयर बना लिए, लेकिन उस पेयर में ए के ऊपर कंडीशन आ गई कि ए के आजू बाजू में एफ भी नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा, एफ और डी नहीं आएगा, तो भैया जाहिर सी बात है ए कॉर्नर में होगा, है ना। अब ए को कॉर्नर में रख दिया तो उसका ग्रुप साथ में बैठा, उसके बाजू में कंडीशन आ गई सी के बाजू में एफ नहीं बैठेगा, तो भैया जो भी है उसको, जिसको था डी वगैरह को, उसको बैठा दिया, डी नहीं बैठेगा तो एफ को बैठा दिया। एग्जाम में कैसी भी कंडीशन घुमाई जा सकती है। सो आई होप कि आपको पता चल गया कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में किस तरीके से घुमाया जाता है और किस तरीके से आपने ध्यान देना है। क्लियर है गाइस? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप क्वेश्चन नंबर 13 को प्रैक्टिस करिए, मार्क करके ध्यान रखिए। क्लियर है बच्चों? चलो ठीक है, तो ये है बेटा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, राइट। चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भाई साहब का क्या कहना है देखते हैं। इफ गोल्ड इज रिटन एज दिस एंड हाउ विंड कैन बी रिटन एज अ कोड। तो ये क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग का आता हुआ वापस, लेकिन यहां पर कोडिंग अब थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। यहां पर वर्ड्स अल्फाबेट्स को नंबर्स नहीं असाइन किए गए हैं, तो पहले तो गिवन कोडिंग को पहचानना पड़ेगा। गोल्ड को IQNF बनाया गया है, क्या बताया गया बेटा? तो अगर आप देखें गोल्ड GOLD गोल्ड, गोल्ड को इन्होंने कोड किया गया है I, क्या है भाई नेक्स्ट, दैट इज QNF। ये है आपके पास में गिवन कोडिंग। अब इस गिवन कोडिंग को जरा पहचानो। गोल्ड में पहला है G, तो भैया G को I इन्होंने बोला है, G को क्या बोल दिया? I बोल दिया। चलो ABCD चालू करेंगे बच्चों। सो ABCDEF GHI, G और I में कितना डिफरेंस है भैया? 1 का डिफरेंस है। तो भैया अगर हम कहें तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं इसको कि G बराबर +1, तो G +1 या +2 बोल लो, चलो 1 गैप हो गया, G +2, तो G है, G में +2 करो, कितना होगा? तो G में +2 करेंगे तो HI, तो G +2I हुआ बराबर। तो ये +2 वाला कंसेप्ट चलेगा क्या, देखते हैं। तो G को उन्होंने I बोला, मतलब +2 किया। चलो भैया O को देखते हैं। सो MNOPQ, ओहो यहां पर भी वैसा ही है, दैट इज O +2, Q आता है, जी हां O में +2 करेंगे PQ, तो यहां पर भी +2 चल रहा है, तो +2 करके कोडिंग की जा रही है। गोल्ड बोलने के लिए उनके अल्फाबेट्स को +2 करके कोडिंग की जा रही है। तो भैया यहां पर हमारे पास में O +2 दैट इज Q हो गया। नेक्स्ट LN, LN का मतलब क्या होगा? L +2 करके देखते हैं। सो ABCDEFGHIJK LMN, मतलब यहां पर भी बराबर N आया, और यहां पर D +2, तो E एंड F, इसका मतलब कोडिंग जो आपकी कोडिंग हो रही है वो +2 करके हो रही है, जो कोडिंग हो रही है वो +2 करके हो रही है। ठीक है बच्चों, अब हम समझ गए कोडिंग कैसी करनी है। अब क्वेश्चन में कोडिंग किसकी करनी है बताओ? बोल रहे हैं कि विंड की कोडिंग करनी है, तो चलो आओ भैया विंड की बारी। सो WIND विंड है, तो भैया W में +2, सब में ++2 कर देना है हमें। क्लियर है? तो बताओ हमारे पास में W में +2 करेंगे तो क्या होगा? सो WXY, तो ये बन गया Y। I में हमारे पास में +2 करना है, सो ABCDEFGHIJK, तो ये K बन गया। देन N में +2 करना है, सो MNOP, तो भैया P करेंगे, और D में +2 करेंगे तो D दैट इज DEF, ये F कोडिंग होगी।
तो भैया हमारे पास में कोडिंग होनी चाहिए YKPF। कोडिंग क्या होनी चाहिए बेटा? YKPF। चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास में, और हम देख सकते हैं पहला ए ऑप्शन ही हमारे पास में करेक्ट है, दैट इज YKPF। क्लियर है बच्चों? तो समझ में आया इसमें कोडिंग कैसे की गई है। जो इसके पहले हमने कोडिंग देखा था वो डिफरेंट था, वो इजी वाला था, ये कोडिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, हार्ड वाला है। गॉट इट? तो इस टाइप से कोडिंग की गई बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे नया क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ डायरेक्शन। अब यहां पे आपको अपना दिमाग, जो एंटिसिपेशन या इमेजिनेशन है, वो सब यूज करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अ मैन स्टार्टेड टू वॉक ईस्ट। तो भैया जो हमारे भाई साहब हैं उन्होंने ईस्ट की तरफ जाना शुरू किया, और अभी तो उन्होंने ईस्ट की तरफ जाना शुरू ही किया था कि बस फिर उनके रास्ते में एक मोड़ आ गया। कौन सा मोड़ भाई? दाएं की बाएं? आइए देखें। सो आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ही टर्न टू हिज राइट। ओहो, ईस्ट मतलब वो कहां जा रहे थे बच्चों? बंगाल की तरफ। ईस्ट बंगाल की तरफ जाते हुए उन्होंने राइट की तरफ टर्न किया, मतलब अब वो साउथ केरला की तरफ जाने लगे, साउथ की तरफ मुड़ चुके हैं भाई वो, बराबर। आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ही टर्न टू हिज राइट अगेन। ओहो, वापस राइट ले लिया। इसका मतलब अब वो कहां जा रहे हैं बच्चों? अब वो वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। मतलब देखो भैया, पहले तो वो ईस्ट की तरफ जा रहे थे, 2 बार राइट ले लिया तो अब वेस्ट की तरफ हो गया, यू टर्न हो गया ना भाई। सिंपल है, किसी डायरेक्शन में जाते हुए हम 2 बार अगर टर्न लेते हैं सेम डायरेक्शन में तो वो अपोजिट डायरेक्शन बन जाती है। तो भैया हम तो ईस्ट की तरफ जा रहे थे, ईस्ट की तरफ जाते जाते हमने 2 बार राइट टर्न लिया, अब हम वेस्ट की तरफ जाने लगे। नेक्स्ट, आफ्टर मूविंग अ लिटिल ही टर्न्ड इन द एंड टू हिज लेफ्ट। तो भैया वैसे तो अब हम फिलहाल वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, मतलब मुंबई की तरफ जा रहे हैं। वेस्ट की तरफ जाते जाते हमने क्या किया? लेफ्ट की तरफ टर्न कर लिया। तो भैया हमने लेफ्ट की तरफ टर्न कर लिया, मतलब हमने वापस साउथ की तरफ मुंह मोड़ लिया है। तो भैया आप बताइए हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? हम लोग साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो इज विच डायरेक्शन वॉज ही गोइंग नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट? ओहो, भूल के गलती मत करना कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में, ये पूछा हुआ है। तो भैया आओ, सबसे पहले तो हम लोग कहां चलने वाले हैं? ईस्ट की तरफ। क्लियर बच्चों? तो ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। चलो भाई थोड़ा सा ईस्ट की तरफ, फिर हमने क्या किया? राइट टर्न लिया, लो भैया साउथ की तरफ। फिर हमने वापस राइट टर्न लिया, लो भैया हमारे पास में कहां पर? वेस्ट की तरफ। अब क्या बोला गया है? दैट इज आफ्टर मूविंग अ लिटिल ही टर्न टू हिज लेफ्ट। अब वो लेफ्ट की तरफ मुड़ गए, मतलब वो साउथ की तरफ जाने लगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये कौन सी डायरेक्शन है बच्चों? स्टार्टिंग पॉइंट से भी ये साउथ ही है, जहां से आपने शुरू किया था उस शुरुआत से अभी आपकी जो डायरेक्शन जा रही है बच्चों, वो जा रही है साउथ की तरफ। क्लियर है गाइस? तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए टुवर्ड्स साउथ। फ्रॉम स्टार्टिंग वी आर गोइंग टुवर्ड्स साउथ। क्लियर है गाइस? तो भैया आपके पास में आपके इस क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए, दैट इज बी ऑप्शन। सो इन विच डायरेक्शन ही वॉज गोइंग नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ही इज गोइंग टुवर्ड्स साउथ। तो आपका आंसर आएगा बच्चों बी। गॉट इट? तो भैया ये एक और क्वेश्चन डायरेक्शन टेस्ट का जो हम लोगों ने देखा, लेकिन डायरेक्शन टेस्ट में सभी बच्चों के दिमाग में एक बात आ गई है कि किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से डील कर रहा है कि हमको ये चीज सोचनी है कि भैया हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमारा एक एंटिसिपेशन जो दिमाग में होता है, एक इमेजिनेशन होता है, वो बस इमेजिनेशन आपको यूज करना है। बट जैसे कि मैं कह रहा हूं, डायरेक्शन का नॉलेज ज्योग्राफिकली आपको होना चाहिए। क्लियर है गाइस? चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आता है दोस्तों अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16, और ये क्वेश्चन नंबर 16 आपकी कौन सी कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं? इस क्वेश्चन नंबर 16 में अगर हम देखें तो ये आपके ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस हैं। कौन से क्वेश्चन है बच्चों? ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस। तो भैया ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस जो है वो क्या कहना चाहते हैं, राइट? आओ देखते हैं बच्चों। ब्लड रिलेशन वाले बच्चे क्वेश्चंस जो होते हैं वो बच्चों को बड़ी तकलीफ देते हैं। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि भैया आपको अब रिलेशंस बेसिक समझने चाहिए,
इसका तो और कोई उपाय नहीं है। सर हमको रिलेशंस में कोई, मैं वाली रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ब्लड रिलेशंस, नॉर्मल जो रिलेशंस होते हैं वो पहचानना। तो भैया उसको जो भी डाटा दिया जाता है उसको नॉर्मली हमको एनालिसिस करना होता है। उस एनालिसिस को ध्यान में रखते ही आपको बताना होगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके चाचा का, मामा का, बेटा का, भाई क्या हुआ, बस ऐसी वाले क्वेश्चंस होते हैं ये, बट उतने हार्ड नहीं, थोड़े इजी टाइप के होते हैं। ठीक है, चलो आओ। ए इज बीज सिस्टर। अब बी कौन है, लड़का है कि लड़की वो तो नहीं पता, लेकिन ए जो है वो लड़की है, ये बात पक्का पता चल गई है, क्योंकि ए कौन है, बी की सिस्टर है। मतलब ए और बी कौन है, एक तो बहन बहन होंगे या तो बहन भाई होंगे। ठीक है, सी इज बीज मदर। अब सी अगर बी की मम्मी है तो भैया वो तो ए की भी मम्मी होंगी, बराबर। तो सी जो है उनके दो बच्चे हैं, ए और बी। ठीक है, नाउ डी इज सी फादर। अब जो डी भाई साहब है वो सी के भी फादर है, ओहो मतलब मम्मी के पापा है, तो बच्चों के नाना हुए। ए और बी कौन है, बच्चे। सी कौन है, उनकी मम्मी। और डी कौन है, मम्मी के पापा, मतलब बच्चों के नाना जी हुए, बराबर। ठीक, इंग्लिश में नाना जी को क्या कहते हैं बच्चों, ग्रैंडफादर ही कहते हैं वैसे तो, लेकिन उसे मैटरनल ग्रैंडफादर कहते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं, मैटरनल। ठीक है, ठीक। नाउ ई इज डीज मदर। लो भैया इतनी बड़ी चेन बन रही है। डी कौन है, ई कौन है, वो डी की मदर है। देन हाउ ए इज रिलेटेड टू डी। वैसे ई का तो कोई पिक्चर में काम ही नहीं है, बराबर। क्वेश्चन पूछा गया है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ए और बी बच्चे हैं, बराबर, और ये बात पक्का पता है हमें क्योंकि सिस्टर बोला गया है, ए इज अ सिस्टर। और बी बच्चे, उनकी मम्मी है सी और उनके पापा है दैट इज डी। तो भैया ए जो है और डी जो है उनमें रिलेशन क्या है, तो भैया जो बच्ची है वो ग्रैंड डॉटर हुई, और जो ए है मतलब जो डी है हमारे पास में सबसे बड़े, वो है ग्रैंड फादर जो मैटरनल मम्मी की तरफ से है। ठीक है, सो ऐसा हम कह सकते हैं ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, डॉटर, ग्रैंड डॉटर। हाउ ए इज रिलेटेड, ए मतलब जो लड़की है, ए डी की कौन लगती है, तो भैया वो तो ग्रैंड डॉटर लगती है। तो भैया हम लोग हमारा आंसर टिक करेंगे दैट इज डी। ए कौन लगता है पूछा है तो ए ग्रैंड डॉटर लगती है। हाँ, डी कौन लगता है पूछता तो हम बोलते भैया ग्रैंड फादर लगते, तो हम ग्रैंड फादर टिक करते, लेकिन यहां पर हमारे पास में आंसर है ग्रैंड डॉटर। क्लियर है गाइस? तो ये आपका जो क्वेश्चन था ये कौन सा था भाई, ये क्वेश्चन आपका था कौन से टाइप का, ब्लड रिलेशन। तो सिंपल सा बोला गया था ए और बी दोनों भाई बहन, ए तो लड़की है बहन है, बी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बहन भाई होंगे या बहन बहन होंगे। ठीक है, उनकी मम्मी कौन है सी, और डी कौन है सी के भी पापा, तो भैया बच्चों के वो नाना जी हुए मतलब ग्रैंड फादर हुए, और बच्चे कौन हुए ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, तो ए कौन हुई ग्रैंड डॉटर हुई ना, सिंपल सी बात है। सो दीज ब्लड रिलेशंस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, बट इसको खाली सोचना, स्लोली शांति से पढ़ेगा, एकदम शांति से स्लोली एनालिसिस करिए तो आपके आंसर्स जरूर आएंगे। क्लियर है गाइस? चलो ठीक है, तो ये था बेटा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 16। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इफ P इज द हस्बैंड ऑफ Q, ठीक है, तो Q हो गई वाइफ, P हो गया हस्बैंड, सो P और Q जो है रिस्पेक्टिवली हस्बैंड और वाइफ है। ठीक है, R इज द मदर ऑफ S एंड Q, R जो है वो S और Q की मदर है। अरे तो Q भाई कौन हुआ, तो Q तो हमारे पास है बराबर, और S कौन हुआ, S जो है उसकी बहन भाई होंगी जो भी है। सो व्हाट इज R टू P? अरे वाह, तो बड़ा आसान सवाल पूछ लिया भाई। हमारे पास में बोला गया है P और Q जो है हस्बैंड वाइफ है बराबर, हमारे पास R इज द मदर ऑफ S एंड Q, तो जो Q है उसकी मम्मी कौन है, दैट इज R इज द मदर ऑफ S एंड Q। अब S कोई और होगा वो जाने दो बराबर। सवाल यह है कि P और R का क्या रिलेशन है, तो भैया P जो है ये दामाद जी है और जो R है वो सासू माँ है। ओ मतलब मदर इन लॉ एंड सन इन लॉ का रिलेशनशिप नजर आ रहा है बच्चों हमें यहां पर। तो सवाल क्या है, व्हाट इज R टू P? R जो है वो P के लिए क्या है,
आर जो है वो पी के लिए मदर इन लॉ है। तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों दैट इज डी, मदर इन लॉ। क्लियर है? क्योंकि बोला गया है पी जो है वो तो हस्बैंड है भाई क्यू का, और जो आर है वो क्यू की मम्मी है, मतलब उसकी सासू मां, सादी भाषा में अगर बोले तो मदर इन लॉ, ये हम कह सकते हैं। क्लियर है गाइस? तो बेटा आपके पास में यहां पर आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 17 एकदम सिंपल तरीके से बोला गया है, उसमें एस का जो जिक्र किया गया है वो कंफ्यूज करने के लिए है बच्चों को। क्वेश्चन में जो एस का रेफरेंस है वो किसी भी काम का नहीं है, इट्स अ यूजलेस इंफॉर्मेशन, जस्ट ओनली टू कंफ्यूज दोज स्टूडेंट्स। सिंपल गाइस। सो बेटा आपके पास में सिंपल सा आंसर था यहाँ पे, हु इज आर, आर इज अ मदर इन लॉ फॉर पी। सिंपल। चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18। तो भैया क्वेश्चन नंबर 18 जो है देखा जाए जरा वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ए रीड्स अ बुक एंड फाइंड्स, यहां पे फाइंड होना चाहिए बच्चों, एंड फाइंड द नेम ऑफ द ऑथर फैमिलियर। तो ए भाई साहब एक किताब पढ़ रहे थे, बराबर, और उस किताब के जो ऑथर है उन्होंने उसका नाम पढ़ा। जैसे कि आप कोई भी अलग अलग नॉवेल्स, अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं, उसका ऑथर होता है, उसको भी देखते हैं, नाम पढ़ते हैं। तो भैया उस बुक का जो ऑथर था, बराबर, उसका नाम पढ़ते ही ए भाई साहब को लगा यार ये नाम कहीं तो सुना या देखा सा है। क्या है? ये नाम कहीं तो देखा सुना सा है। ऐसा किसे लगा? ए को लगा। ठीक है, अब ऑथर कौन है वो तो नहीं पता भाई। द ऑथर बी, हाँ ऑथर का नाम क्या है? बी। तो भैया किताब कौन पढ़ रहा है? ए। जो किताब लिखा गया है ऑथर वो नाम क्या है? बी। ठीक है। द ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी। पैटर्नल का मतलब पापा के साइड का जो अंकल है वो है सी। ठीक है। सो बी जो है इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी। सी के अंकल है वो जिसने ऑथर ने बुक लिखी है। ठीक है। सी इज द डॉटर ऑफ ए। वैसे ए जो है वो कौन है? सी जो है वो ए की डॉटर है। हाउ ए इज रिलेटेड टू बी। देखो कितना कंफ्यूजिंग किया है, बड़ा ही कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, बट उसमें क्रक्स बड़ा सिंपल है। ये है भाई साहब ए, और ये है हमारे पास में ऑथर बी। ठीक है। ऑथर बी कौन है? ऑथर बी इज अ पैटर्नल अंकल ऑफ सी। तो बी भाई साहब जो है वो कौन है? पैटर्नल अंकल ऑफ सी। सी के अंकल है वो पापा के भाई। पैटर्नल अंकल का मतलब होता है हमारे फादर के बड़े या छोटे भाई। बड़े पापा बोलिए या चाचा बोलिए अपनी भाषा में, इंग्लिश में तो अंकल ही बोलते हैं, बड़े छोटे डजंट मैटर। ठीक है। तो भैया सी जो है उसके अंकल है वो बी। ठीक है। और सी कौन है? ए की डॉटर है, बराबर। ए की डॉटर है सी और सी के अंकल है बी। तो बताओ भाई इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन हुआ? अरे भाई ए की डॉटर बी को अगर अंकल बुलाती है तो ए और बी कौन है? क्या दोनों ये ब्रो ब्रो नहीं हुए क्या? भाई भाई। क्योंकि यार देखो एक भाई का बच्चा दूसरे भाई को क्या बुलाएगा? अंकल। तो सीधी सीधी बात है कि यहां पे अगर जो ऑथर है किताब का वो अगर बी है, बट वो ऑथर है डजंट मैटर, बी क्या है? आखिर सी का अंकल है, और सी कौन है? ए की बेटी है। तो भैया ए और बी तो दोनों भाई भाई हुए ना, सीधी सीधी बात है। ए और बी कौन हुए? दोनों भाई भाई। सो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि दैट इज हाउ बी इज रिलेटेड टू ए। ये बोला गया है ब्रो। ब्रो मतलब ब्रदर, यो ब्रो है ब्रो। समझ में आया? तो भैया आपके पास में दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज आंसर आना चाहिए ब्रदर्स। क्लियर है बच्चों? राइट। तो बेटा ये है आपके पास में आपका कंसेप्ट। डन। तो भैया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 18 में जरा घुमाने की कोशिश की गई, बट उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हम समझ गए कि यार बी जो है वो अंकल है और सी जो है वो ए की डॉटर है, तो ए और बी दोनों भाई भाई। सिंपल है। चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। ए इज डीज ब्रदर। ए और डी क्या है? भाई भाई। अब डी बहन भी हो सकती है, नॉट नेसेसरी। ए इज डीज ब्रदर, बराबर।
तो भैया ए जो है वो ब्रदर है, मतलब मैन है, लेकिन डी बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, डजंट मैटर, बट वो दोनों ब्लड रिलेशन में बहन भाई है या भाई भाई है, ठीक है। डी इज बीज फादर, और डी जो है वो क्या है, बी का फादर भी है, ओके। बी एंड सी आर सिस्टर्स, हाउ सी इज रिलेटेड टू ए, अरे वाह, ये भी क्वेश्चन घुमाया हुआ है। देखो भैया बड़ी सिंपल सी बात है, यहां पे ए और डी दोनों कौन है भाई, भाई भाई, तो यहां पर ए और डी जो है दोनों को प्लस कर दिया, भाई भाई या बहन भाई, ठीक है। डी इज बीज फादर, तो मतलब वो भी मैन है, भाई भाई है। डी इज बीज फादर, तो जो डी है इसका बच्चा कौन है या बेटी कौन है, बी है, तो डी इज बीज फादर। बी एंड सी आर सिस्टर्स, ओ तो भैया बी और सी दोनों ये कौन है, सिस्टर्स है। अरे तो बी और सी अगर सिस्टर है और उन दोनों के फादर डी भाई साहब है, तो सवाल ये है कि हाउ सी इज रिलेटेड टू ए, हाउ सी इज रिलेटेड टू ए, तो भैया सी और ए में क्या रिश्ता है। वैसे ए और डी दोनों कौन है, भाई भाई, एक भाई के दोनों बच्चे हैं बी और सी, तो भैया ए जो है वो क्या होगा, अंकल होगा, और जो बच्चे होंगे वो कौन होंगे, तो भैया वो नेफ्यू नीस होते हैं, तो भैया वो लड़की है तो नीस होंगी, और क्या। तो भैया हमारे पास में ए जो है ये अंकल माना जाएगा, और बी और सी जो है ये हमारे पास में नीस बोली जाएंगी, नेफ्यू एंड नीस। सो भैया हम लोग बोलेंगे हमारा आंसर है बी, दैट इज नीस। क्लियर है बच्चों। तो ये तो वही बात हुई ना कि ए और बी दोनों भाई है, सॉरी ए और डी के जो बच्चे हैं वो ए को क्या बुलाएंगे, अंकल, ए उन दोनों बच्चों को क्या बुलाएगा, नेफ्यू और नीस, बॉय और गर्ल है तो डिपेंडिंग। तो यहां पर तो बोला गया सिस्टर्स है तो वो नीस बुलाएगा। क्लियर है गाइस। कई बार ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस बड़े इजी होते हैं, बच्चे लोग उसे प्रॉपरली एनालिसिस नहीं करते हैं, उसको जरा स्लोली ध्यान से एनालाइज किया जाए। जितना स्लोली ध्यान से आराम से आप उसको एनालिसिस करेंगे उतना सॉल्व करने के लिए वो आसान होगा। क्लियर है गाइस। चलो ठीक है, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो था बी। ठीक है, चलो आते हैं एंड हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। सुरेश इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज, सुरेश भाई साहब आए हैं, कौन है भैया, सुरेश भाई साहब। तो यहां पे हमने रख दिए सुरेश भाई साहब। उसने बोला कि देखो ये कोई एक मैन है, कौन है भाई ये मैन, ही इज द सन ऑफ द वुमेन। ये जो मैन है, ये जो मैन है ये उस वुमेन का सन है, बराबर, उस वुमेन का सन है। हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। ओ अब आप समझ जाओ कि सेंटेंस कितना भारी तरीके से बोला गया है। सर ये वापस पूरा जरा लिख के, ठीक है देखते हैं। ही इज द सन ऑफ द वुमेन, जरा उल्टा करते हुए आओ इसे क्या करेंगे, रिवर्स। एक वुमेन है, वुमेन इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर, पूरा उल्टा चलना है, रिवर्स। ऐसे सेंटेंस को रिवर्स। सबसे पहले तो माई मदर, तो पहले तो भैया ये सुरेश भाई साहब, सुरेश भाई साहब है, सेंटेंस को उल्टा चलना है। सुरेश भाई साहब की मदर, ठीक है, सुरेश भाई साहब की मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। अरे तो भैया मदर का जो हस्बैंड है वो उसके फादर हो गए, क्या हो गए बेटा, उसके फादर। तो भैया यहां पर फादर और मदर है सुरेश के, ठीक है। तो सुरेश क्या बोल रहा है, उल्टा रिवर्स में, माय मदर के हस्बैंड। मैं येलो मार्क करता हूं, ये है माय मदर, ये हो गए भैया मदर, ठीक है। माय मदर के हस्बैंड, तो वो कौन हो गए, फादर, तो भैया ये फादर हो गए, ठीक है, राइट। देन मदर ऑफ द हस्बैंड, मदर ऑफ द हस्बैंड का मतलब इनकी मम्मी, राइट, इनकी मम्मी। तो भैया इनकी मम्मी मतलब मदर यानी ग्रैंड मदर हो गई, सुरेश भाई साहब की ग्रैंड मदर हो गई वो, बराबर, ठीक है। वुमेन जो है हु इज द मदर ऑफ हस्बैंड ऑफ माई मदर। तो यहां से तो सेंटेंस क्लियर हो चुका है, ठीक है। वापस पढ़ लो, अब सीधा पढ़ के देखता हूं जितना सेंटेंस है। वुमेन मतलब की मदर जो है, हु इज द मदर ऑफ हस्बैंड ऑफ माई मदर, तो मेरी मम्मी के हस्बैंड मतलब मेरे पापा, उनकी मम्मी मतलब मेरी ग्रैंड मदर, ठीक है, यहां तक हो गया। ही इज द सन ऑफ द, ही इज द
सन ऑफ द मदर। अब ये मदर का सन कौन है? मेरे फादर ही तो है, या तो और एक हो सकते हैं, दूसरे भाई भी हो सकते हैं। तो भैया समझ लो कि हमारे पास में इनके फादर ही सन है। तो भैया कौन है? हाउ सुरेश इज रिलेटेड टू द मैन। सुरेश उस पर्सन से कैसे रिलेटेड है? तो भैया यहां पर हमारे पास में ओनली सन नहीं बोला है। ओनली सन बोलता तो वो फादर हो जाता, मतलब फादर ही बन जाते। लेकिन यहां पे बोला हुआ है हाउ सुरेश इज रिलेटेड टू द मैन। तो भैया यहां पर सुरेश उनके लिए किस तरीके से रिलेटेड है? तो सुरेश क्या रिलेटेड है फादर के लिए? तो भैया वो सन है। और यहां पर अगर वो बच्चे होते तो यहां पे उनके लिए वो नेफ्यू होता। क्या होता? नेफ्यू। तो भैया देखो मदर मतलब ग्रैंड मदर है। ग्रैंड मदर के समझ के चलो दो बच्चे हैं, तो एक तो उसके फादर ही है और दूसरे कोई मिस्टर एक्स है, वी डोंट नो दैट। अब सुरेश दोनों का क्या लगेगा? भैया वो अपने फादर का तो सन लगेगा और वो अंकल का नेफ्यू लगेगा। तो ऑप्शन में एक तो सन होना चाहिए या तो नेफ्यू होना चाहिए। अब ऑप्शन में देखो नेफ्यू और सन दोनों में से क्या है दोस्तों? हमारे पास सन है, तो हमारा आंसर होना चाहिए दैट इज बी। क्लियर है गाइस? क्या आंसर होना चाहिए हमारे पास में? आंसर होना चाहिए दैट इज बी। क्लियर है बच्चों? तो भैया आपके पास में सुरेश भाई साहब जो है वो बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से अपनी रिलेशनशिप बता रहे हैं अपने फादर के साथ। क्लियर है गाइस? तो लेकिन यहां पर ऑप्शन में नेफ्यू भी होता तो नेफ्यू करेक्ट होता, ठीक है, लेकिन दोनों ऑप्शन होते तो दोनों करेक्ट कैसे होंगे? इसलिए नेफ्यू ऑप्शन दिया ही नहीं है। समझ में आया बच्चों? तो बेटा इसी के साथ हमारे पास में ये पर्टिकुलर एमसीक्यू पार्ट कंप्लीट हुआ। तो बेटा हम लोगों ने इस लेक्चर में क्या क्या देखा? हम लोगों ने इस लेक्चर में देखा कि किस तरीके से अलग अलग टाइप के एमसीक्यूज के अंदर सॉल्व करने के लिए किस तरीके से हमें अलग अलग थॉट प्रोसेस अप्लाई करनी होती है। अब बहुत सारे बच्चे तो कई बार मुझे पूछते हैं सर ये हमें हमारे सब्जेक्ट में लॉजिकल रीजनिंग रखा क्यों है? बेटा लॉजिकल रीजनिंग इसलिए रखा है ताकि जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाएं तो एफएसएम सीएमए जैसे सब्जेक्ट जो होते हैं थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसे सॉल्व करने के लिए जो आपको नॉलेज लगता है उसको बेस बनाने के लिए लॉजिकल रीजनिंग रखा गया है। और उससे हमारी ओवरऑल थिंकिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, इसलिए भी रखा गया है। क्लियर है बच्चों? तो भैया ये आपके पास में इस पर्टिकुलर रिवीजन का पॉइंट। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो डेफिनेटली आप लोग पूछ सकते हैं बच्चों, हम लोग उस डाउट को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? इसी के साथ हम लोग यहीं पर रुकते हैं और हमारे इस CS कार्ड के चैनल पे हम लोगों ने ये हमारा जो MCQ पार्ट का लेक्चर ये अपलोड किया है। तो CS कार्ड को तहे दिल से धन्यवाद कि बच्चों के लिए इन्होंने इतने सेशंस लाए हैं, एग्जाम तक की इतनी प्रैक्टिस लाई है, तो ताकि अब बच्चे लोग इसका भरपूर फायदा उठा पाए। सो आई होप दोस्तों कि आप लोगों ने सभी जो अलग अलग लेक्चर्स है अच्छे तरीके से देख लिया है, अच्छे से आपकी जोर शोर से पढ़ाई चल रही है। तो दोस्तों एग्जाम में बिल्कुल अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। बी कॉन्फिडेंट, बी फोकस ऑन योर क्वेश्चंस एंड कम आउट विथ अ वेरी कलरफुल मार्क्स। क्लियर है गाइस? सो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक ऑल, मिलते हैं एग्जीक्यूटिव में, राइट?